जानकार नहीं रहता, मेरी उसमें समझ नहीं रहती, तो मेरा उस पर विश्वास भी नहीं रहता है। तो मामला क्या है? केवल और केवल ध्यान का है। आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और शिक्षा का काम इतना ही है कि मानव का ध्यान चला जाए। और क्या करती है शिक्षा? और कुछ थोड़ी करती है। आपको शिक्षा कुछ पिलाती थोड़ी है। क्या करती है? आपका केवल ध्यान दिलाती है। तो ये वाली शिक्षा क्या करती है कि आपका ध्यान कहीं इतना ज्यादा चला गया है कि कुछ और ध्यान ही नहीं जाता। तो पहले कहना पड़ता, भैया देखो थोड़ा होश में आओ, थोड़ा होश में आओ, थोड़ा। तो जैसे बोले ना भाई कि दूसरा शिविर कर रहे हैं, तीसरा शिविर, तो 2-3 शिविर तो होश में आने में लग जाता है। जैसे मैं अपने को जांचता हूं तो मुझे लगता है एक शिविर तो पूरा मेरा होश में आने में चला गया, क्योंकि मुझे लगा ये सोम भाई फालतू की बात कर रहे हैं। जैसे ये बोल रही थी ना कि लोग कहे तो जीने लायक नहीं है, ये तो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने ऊपर उसको जांच के देखा तो मैं थोड़ी सी 2-4 मिनट में अपनी यात्रा बता देता हूं कि मैं शिक्षा से परिवर्तन हो सकता है, इसको लेकर के यूपी स्टेट एजुकेशन में शिक्षा में काम कर रहा था, एसआरजी ग्रुप के मेंबर के रूप में। लेकिन धीरे धीरे पता ये चला कि हम लोग कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं तो हम बहुत मेहनत करते हैं। राज्य की, पहले इंटरनेट था नहीं, तो राज्य की जितनी बड़ी लाइब्रेरी थी उसमें जाना, स्रोतों को पता करना, वहां से मॉड्यूल तैयार करना। और जब ट्रेनिंग तैयार हो जाता था और ट्रेनिंग को हम लोग विजिट करने जाते थे स्टेट में, तो पता चलता था ट्रेनिंग मॉड्यूल छपा ही नहीं है। तो जब पेपर में पता किया गया कितना छपा है, तो पता चला कि ऑर्डर तो हुआ था 5 लाख छपने का कि हर टीचर को मिलेगा। यूपी में 5 से 6 लाख टीचर हैं, लेकिन 50,000 छप के 5 लाख का बिल निकल गया। बिल 5 लाख का पास हो गया। हाँ, मतलब ये ऑन द रिकॉर्ड जा रहा कैमरे में। तो बिल 5 लाख का पास हो गया, छपा 50,000। जब हमने देखा, मतलब मैंने व्यक्तिगत देखा, तो हमने अपने को वहां से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमारे इतने मेहनत का लाभ क्या है जब वो मटेरियल ही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारी मेहनत से कोई पैसा बनाने में लगा हुआ है केवल, ये समझ में आया तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके साथ ही मैं विपस्सना ध्यान, यहाँ काफी और कोई विपस्सना किए हुए लोग होंगे? हाँ जी। तो मैं भी विपस्सना में काफी 2003 से लगा हुआ था, और हमें लगता था समाधान मिल जाएगा। तो वो भी अच्छी चीज है, ध्यान के लिए, साधना के लिए अच्छी चीज है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई डिजाइन आकर के समाज में नहीं है। मतलब मुझे जो लगा, आपको लगेगा तो अच्छी बात है। हालांकि हमने जो हैप्पीनेस डिजाइन किया, हैप्पीनेस की बुक लिखी है, तो उसमें शुरू में 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट ध्यान, और क्लास चलने के बाद भी लास्ट के 5 मिनट ध्यान रखा है, जिससे कि कम से कम आपका ध्यान वहां आ जाए। तो उसी बीच में सोम भाई का ये शिविर मिल गया 2006 में। हमारे एक मित्र ने कहा कि आप शिक्षा में बहुत उछल कूद मचा रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है, तो आप हरिद्वार आ जाओ, यहाँ पर एक क्लास लगेगी और उसमें देखिए क्या होता है। जब देश का युवा लेट आएगा तो क्या होगा बताओ। तो उन्होंने कहा कि आ जाइए, यहाँ 8 दिन का एक कोर्स है। तो मैं गया वहां, क्योंकि मुझे कोर्स का पता नहीं था। जैसे यहाँ मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्योंकि देखिए आप जीवन विद्या शिविर में भले ही आए हैं, लेकिन जिसने भी आपको सूचना दिया होगा उस व्यक्ति पे आपको विश्वास होगा तब आए हैं, क्योंकि ना आप हमें जानते हैं ना जीवन विद्या को जानते हैं। तो आप दशरथ भाई को जानते होंगे, हिमांशु भाई को जानते होंगे, नयन भाई को जानते होंगे, बोनी भाई को जानते होंगे, दिनेश भाई, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कितने लोगों ने इसको लोगों को बताया है। तो आपको उस व्यक्ति पे विश्वास होगा तब आप आए। तो मुझे भी जो व्यक्ति हरिद्वार बुलाया उस व्यक्ति पर मुझे विश्वास था, मैं चला गया। हाँ, मैं उनसे कहा जरूर कि हरिद्वार में पढ़ाई लिखाई की क्या बात होगी, वहां तो मतलब एक धार्मिक नगरी है वो। तो बोले नहीं, बात होगी, आ जाओ। तो वहां गया तो सोम भाई का शिविर था। अभी सोम भाई 2003 से शिविर लेना शुरू किए थे, 2006 का था वो। तो पहले से अच्छा, घर में क्या समस्या हो गई वो वाली बात तो मैं भूल ही गया बताना।
घर में क्या समस्या हो गई कि विपश्यना शिविर के लिए 12 दिन के लिए जाना पड़ता है। मेरी शादी 2000 में हो गई थी, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में, पता नहीं गुजरात का नहीं जानते, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि लड़के की शादी की, जैसे लड़के की ही शादियों की योजना होती है, 2-3 योजनाएं काम करती हैं। जैसे अगर लड़का पढ़ने में ठीक नहीं है तो बोलते हैं इसकी पढ़ते पढ़ते शादी कर दो, क्योंकि पढ़ने में ठीक नहीं है, कोई नौकरी पाएगा नहीं तो बाद में इसकी शादी कौन पूछेगा। अभी तो ये बोल देंगे हाँ जी लड़का पढ़ रहा है कर दो, पढ़ रहा है। आपके गुजरात में नहीं होता है ना, ये यहां भी होता है अच्छा, दूसरी चीज, अगर लड़का नालायक हो गया, बेकार हो गया, मतलब पढ़ाई भी नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, फेल भी हो रहा है, तो भी क्या करते हैं, इसकी क्या कर दो, उसका भी एक ही इलाज है, क्या कर दो, शादी कर दो शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। देखिए बहनों में इतनी ताकत होती है कि नालायक से नालायक को ठीक करने की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। शादी कर दो, ठीक हो जाएगा और नौकरी पा गया तब तो भाई करना ही करना है। तो मैं नौकरी जैसे ही 1999 में दिसंबर में नौकरी लगी, अप्रैल में मेरी शादी हो गई। अच्छा, क्यों नौकरी करने वाले की तुरंत शादी करते हैं वहां, कि नौकरी करेगा, पैसा आएगा तो उस पैसे को कहीं गलत जगह न लगाने लग जाए, हाँ कोई गलत आदत ना पड़ जाए, तो शादी कर दो जिससे कि पैसे का सदुपयोग हो जाए। तो शादी हो गई थी, तो जब विपश्यना शिविर के लिए जाता था तो घर में काफी संघर्ष करके जाता था भाई 10 दिन 12 दिन आप बाहर जाओगे और वहां से कुछ लेके भी नहीं आओगे लेके आने का मतलब कोई साधन, कोई वस्तु लेके आने का मतलब कोई वस्तु लेके आइए, पैसे लेके आइए। तो विपश्यना करने जा रहे हैं और वहां से कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, तो क्यों कोई जाने देगा। तो इसलिए नहीं, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तुमको भी कराएंगे तो पता चलेगा। नहीं प्रलोभन कुछ दे दिया, कुछ भय दे दिया, यही तरीका है अभी। तो विपश्यना करने जाया करते थे। जब जीवन विद्या ये शिविर की जब बात आई तो श्रीमती जी ने कहा कि अब ये कौन सा नाटक नया शुरू हो गया अब तक तो विपश्यना में जाते थे, अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया। तो हमने कहा देखते हैं, जून में छुट्टियां हो गई हैं, देख के आते हैं। तो चूंकि जो सर्वदेव भाई जो हमें बुलाए थे उनकी मेरे घर में बड़ी प्रतिष्ठा है, तो हमने कहा दिया सर्वदेव भैया बुला रहे हैं तो क्या करें। अच्छा अच्छा ठीक है जाइए, चले गए। वहां से लौट करके आए तो चूंकि सोम भाई से 6 दिन में केवल जूझता रहा, मुझे लगा कि केवल मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। आवाज गूंज रही है ना, मुझे लगा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये मुझे ही सारी बातें कह रहे हैं, पिन पॉइंट हमें ही ठोक रहे हैं ये। फिर ध्यान आता था हमको तो जानते ही नहीं है, तो कुछ भी मैं सुनने की स्थिति में नहीं आ रहा था। जो बोले ना कि कई शिविर तो बेहोशी से निकलने में लग जाते हैं। तो घर पे जब आए तो पूछी, भाई जिसने भेजा है उसको रिपोर्ट भी लेने का अधिकार है ना, क्या हुआ इसमें। तो अब बताने लायक तो कुछ था नहीं। अभी हम बोलेंगे समाधान समृद्धि पूर्वक जीना सिखाया गया है, आवश्यकताएं असीम नहीं होती हैं, सीमित होती हैं। अब ये सब जाके बात आप घर में तुरंत बताने लगोगे, कौन सुनेगा। जैसे कोई भाई बोल रहे थे कि शिविर की बात बताते नहीं बनता अभी, तो बोली तो क्यों टाइम खराब किया आप। हमने कहा अभी 3 महीने बाद फिर दूसरा शिविर करने जाना है। हम कहे अभी से माहौल बना दो, नहीं तो 3 महीने बाद फिर। बोले अब नहीं जाना है। तो मैं किसी तरह से फिर क्योंकि एक चीज था कि वो जानती थी अगर ये तय कर लिए तो जाएंगे, क्योंकि अगर हम मना करेंगे तो पिताजी से बोलेंगे। पिताजी मेरे पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर थे, अभी रिटायर हो गए हैं, 73 साल उम्र हो गई उनकी। तो पिताजी की तो पुलिस वाला डंडा था, तो हम उनको धीरे से कुछ कहो के मनाते थे, नहीं हमारे करियर में और आएगा, मेरा प्रमोशन इससे हो सकता है, वे कुछ प्रलोभन देना पड़ता है। तो बोलते थे ठीक है जाओ। तो हम कहे थोड़ा पत्नी को समझा दीजिए तो बुलाते थे, देखो ठीक है जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मान लो नौकरी में कोई बड़ी प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको पता था कि ये तो नौकरी छोड़ने की तरफ जाने वाली यात्रा है। तो चला गया। अब दूसरे शिविर में बात मुझे समझ में आने लगी। पहले ही दिन से पहली बैठक में मैं सुनने के बैठ गया। फिर वहीं से तय कर लिया कि अब हमको 6 महीने इसको, क्योंकि अपनी आदत है कि जिसमें घुसो पूरा समझो, अधूरा समझने से काम चलता नहीं है। तो उस समय नया 6 महीने का अध्ययन शिविर शुरू हुआ था।
तो अपनी छुट्टियां 6 महीने के लेके मैं चला गया अध्ययन शिविर करने के लिए। रायपुर में एक छोटी जगह है जहां पे हर महीने 10 दिन आदरणीय नागराज जी भी रहते थे और बाकी प्रबोधक 14 किताबें उनका अध्ययन कराते थे। जैसे भैया लोग जाते हैं निकोरा में अध्ययन होता है, तो उस समय एक ही जगह थी। लेकिन वो 6 महीने का अध्ययन शिविर के जाने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा आप समझ सकते हैं। बेटा मेरा था, वो 1.5-2 साल का था, और छोटे बच्चों को जानते हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, अच्छा एक बार खांसी होती थी ठीक होने में 3 महीना लग जाता था। तो अब श्रीमती जी के कहना था इसका ठेका हमारा है क्या, आप तो जब देखो झोला उठा के चल देते हो, अब 6 महीने के लिए जा रहे हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन धीरे 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 चालाकी से मैंने माहौल बना लिया। चालाकी करनी पड़ती है ना, तो चालाकी से माहौल बना लिया। लेकिन 6 महीना चूंकि मैं बहुत ही घर में समायोजन बना करके और अपनी भी एक पीड़ा के साथ गया, तो 6 महीने का पूरा सदुपयोग किया एक एक दिन का। बीच बीच में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी तो घर भी आते थे। लेकिन 6 महीने बाद जब आए तो 1 महीने बाद श्रीमती जी बोलती हमें भी शिविर करना है। हमने कहा क्यों? तो बोली एक आदमी के जीने में इतना क्वालिटेटिव चेंज आएगा ये मैंने पहली बार देखा है, इसलिए स्कूल अच्छा है जिसमें आप नाम लिखाएं, हमारा भी लिखवाइए। तो हमने कहा मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। मैं कहता चलो तो दबाव हो जाता। तब फिर धीरे से 2013 से पहला शिविर हम उनका हुआ। बेटा पहली में फर्स्ट में पढ़ता था, बेटी 7th में थी। तो धीरे 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 करके 2013 के बाद से 2014 से 13 के लास्ट से मैं शिविर लेना शुरू किया। 13 से पहला शिविर मैंने किसका लिया? तो पहला शिविर मैंने अपने पत्नी और दोनों बच्चों का लिया। ठीक ऐसे ही बिठा के 7 दिन बोर्ड लगा के, और 7 दिन डेली शाम को 3 घंटा 4 घंटा बैठते थे और शिविर लेते थे। समझ में आया? आपको समझ में आया? पहला काम कहां करना पड़ता है? अपने पर और अपनों पर। तो पहला काम अपने पर और अपनों पर करेंगे तो आप कर पाएंगे कहीं। अगर अपने पर और अपनों पर नहीं किए और बाहर करने निकल गए, जैसे समाज सेवा करने निकल गए, खुद ना अपनी सेवा आती है ना परिवार की आती है, परिवार में स्थितियां गड़बड़ हैं और समाज में बढ़िया माला मिल रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, घर में स्थिति खराब रहती है। तो पहला काम अपने पर और अपनों पे करना पड़ता है। तो मैंने पहला शिविर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का बिठा के बाकायदे 8 दिन ऐसे ही शाम को 4 घंटे बैठ के और क्लास लेते थे। तो 13 से मैंने शिविर शुरू किया और फिर अब हमारा साथ साथ अध्ययन है। और जब मैं कहीं शिविर लेने जाता हूं और बच्चों की छुट्टी रहती है, अभी यहाँ का छुट्टी का तालमेल नहीं बना, चूंकि आपके यहाँ दिवाली में छुट्टी रहती है और हमारे यहाँ 10 दिसंबर के लास्ट में रहती है। तो मैं छुट्टियों में जब दिसंबर में जहाँ शिविर लेने मैं जाऊंगा वहां परिवार सहित जाऊंगा। तो उनकी जब छुट्टी रहती है तो मैं जब भी शिविर लेने जाता हूं तो परिवार सहित जाता हूं। भाई परिवार भी बैठा है, आप सब परिवार से बात करते हैं, परिवार भी हमको सुनता है, ये बात क्या कर रहे हैं, वैसा जीते हैं कि नहीं जीते हैं। सब चीजें पारदर्शी हो जाती है ना। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा थी, इसको रखना जरूरी था क्योंकि मैं इस प्रस्ताव को रखने की जिम्मेदारी लिया हूं, तो आप मुझे भी थोड़ा जान ले। तो ये कह रहा था कि ये मान्यता लेके हम चलते हैं। अब इस मान्यता का खतरा क्या है? जैसे मैंने मान लिया कि आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं संग्रह करूंगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही शिक्षा विधि में हमको ये पता चल गया कि मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं और धरती पे साधन सीमित हैं, तो मैं आपसे ज्यादा साधनों को इकट्ठा करना शुरू करूंगा। तो मेरे सामने इस प्रस्ताव को लेकर के एक ही रास्ता है कि मैं संग्रह करूं। संग्रह करूंगा तो बिना शोषण के संग्रह नहीं होता। मैं किसी का या किन्हीं का शोषण करूंगा, पक्का। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जिसका मैं शोषण करूंगा वो चुप बैठेगा, कुछ दिनों तक हो सकता है बैठा हो, लेकिन एक समय बाद वो क्या करेगा? विरोध करेगा।
विरोध से क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष कहां तक लेके जाएगा? युद्ध तक लेकर के जाएगा। और युद्ध से अंततः क्या मिलेगी? अशांति। और हम पढ़ा किस लिए रहे हैं? शांति के लिए। सारी पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं? सा विद्या या विमुक्त। विमुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी जो शिक्षा की गाइडलाइन है, जिसपे देश की शिक्षा की डिजाइन हुई है, उसका नाम है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बना था, जो 2006 से चल रहा है। उसी पे पूरे देश की शिक्षा को डिजाइन किया गया है। और उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एजुकेशन फॉर पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भाव के लिए शिक्षा। अब अगर कंटेंट ये है तो कौन सी शांति आने वाली इससे? बताइए। ये पूरी दुनिया में है यही कंटेंट। कंटेंट आप ये दे रहे हो, अशुभ कामना शांति की कर रहे हो, तो क्या शुभ कामना करने के लिए शिक्षा है या जीने के लिए शिक्षा है? इससे तो जी नहीं सकते। इससे तो एक ही चीज, आप पूरी दुनिया के देखिए, युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सीधे हो रहा है चाहे उल्टे हो रहा हो, तो युद्ध ही रहा है। युद्ध हो रहा है, उसके पीछे क्या है? संघर्ष है। उसके पीछे क्या है? कोई शोषण कर रहा है, उसका विरोध है। अगर सारे तेल वाले देशों पे कुछ विकसित देश कब्जा करना चाहते हैं तो शोषण ही तो है। उसका विरोध हो रहा है, उसमें आतंकवाद बढ़ रहा है, उसमें और चीजें बढ़ रही हैं, उसमें नए नए आतंकवादी संगठन खड़े हो रहे हैं। भारत वाला आतंकवाद अलग चीज है, बाकी दुनिया में जो आतंकवाद हो रहा है वो दूसरा मामला है, शोषण से जुड़ा हुआ। विरोध है, विरोध से संघर्ष, संघर्ष से युद्ध है। और संग्रह कर रहे हैं, सारे तेल इकट्ठा कर ले रहे हैं, लोहे। आपको पता है जापान ने भारत के जो बढ़िया क्वालिटी के लोहे हैं, उनका कितने साल पहले ही अपने यहां संग्रह कर लिया है, डंप कर लिया समुद्र में। जो कार वगैरह बना रहे हैं, सब चीजें लोहा लेकर के, तो एक समय में ऐसा समझौता कर लिया, उठा के रख लिया। तो ये संग्रह वृत्ति है, संग्रह करते हैं तो शोषण होगा, इसलिए युद्ध हो रहा पूरी दुनिया में। और बात किसकी कर रहे हैं? शांति की। सब बैठ के शांति की बात कर रहे हैं, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कहां से होगी जब पढ़ा रहे हो शांति? शिक्षा में बाकायदे पढ़ा रहे, ये नहीं लिखेगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा। बच्चा ये नहीं लिखा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा, पास ही नहीं होगा। तो इसीलिए लोग परीक्षा में तो पास हो रहे हैं, जिंदगी में फेल हो रहे हैं। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका जिंदगी से तालमेल नहीं है। तो परीक्षा में पास हो रहे हैं, जिंदगी में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का डिजाइन ऐसा। अब अगर हम इसको इतना ही बदल देते हैं कि धरती पे आवश्यकताएं, हर मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं, इससे क्या होगा? तब हम आपके साथ सहयोग पूर्वक जी पाएंगे। नहीं तो हम भविष्य की चिंता में जिएंगे तो आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो सफलता की परिभाषा दिया, क्या दिया? दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। अभी सफलता की परिभाषा यही है ना। आप देखिए, बच्चा जैसे ही अपना रिजल्ट लेके आता, अंदर दौड़ते हुए, मम्मी मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ जी, कितना आया? मम्मी मेरा 91%। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। लेकिन सोहन का कितना आया? मम्मी उसका 93%। गधे कहीं के। कह रही थी पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, लैपटॉप में लगे रहते हो। अब ये कब हो गया? गधा कब हो गया राजा बेटा से? वो जैसे ही दूसरे का पता चल गया 93, मेरा 91। जब तक दूसरे का 93 नहीं पता था तब तक ये बढ़िया बेटा था, बहुत अच्छा, आजा बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे ही दूसरे का पता लगा, तो हम सफलता की परिभाषा क्या रखे? दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। साथ जी लेना सफलता नहीं है। और फिर कामना करते हैं शांति पूर्वक जियो। कैसे कामना करें? मतलब कामना ही रह जाएगी ना, वो प्रैक्टिकल कैसे होगी? होगी नहीं।
तो जीने के अर्थ में सहयोग देना होता है, सहयोग लेना होता है, उसमें संघर्ष नहीं होता, उसमें आगे बढ़ने जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन चूंकि आदमी ने आदमी को नहीं समझा है, आदमी ने आदमी पे विश्वास नहीं किया है, 1,00,000 साल इस धरती पे आदमी के अवतरण के हो गया। ये तो बाकायदे किताबों में लिखा है कि इस धरती पे आदमी को आए हुए 1,00,000 साल हो गया। इस 1,00,000 साल में आदमी आदमी के बीच एक ही चीज बढ़ा है, अविश्वास। जबकि विश्वास पूर्वक हम जीना चाहते हैं, लेकिन सारा जो कंटेंट है अविश्वास को बढ़ाने वाला। तो केवल इतना परिवर्तन इसमें करते हैं तो शिक्षा सुखदायी हो जाती है, मेरे लिए भी सुखदायी हो जाएगी, जिसके साथ जीऊंगा उसके लिए भी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा एक कंटेंट पढ़ाते हैं। अब ये क्या बात, चर्चा कहां से शुरू हुई थी कि अगर हम जांचते नहीं हैं, मान के जीते हैं तो ऐसा ही होगा। तो हम लोग लगे हैं, आप भी लगे हैं, जो शिक्षा में लगे हैं, हो सकता है आगे चल के कंटेंट बदल जाए। हम तो जोर शोर से लगे हैं। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो अभी आ रही है उसमें भी हमने प्रस्ताव दिया था ये सब कंटेंट की समीक्षा किया जाए। दूसरा कंटेंट हम पढ़ाते हैं बाकायदे शिक्षा में, बलशाली ही जिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा। यह मान्यता आई कहां से है? जो भी इसको लेकर के आए उन्होंने अध्ययन किस पे किया था? एनिमल पे अध्ययन किया था और पेड़ पौधों पे किया था। ये मान्यता को लाए कहां से? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अध्ययन पेड़ पौधों पे किया था, एनिमल पे किया था, लागू किस पे कर दिया? आदमी पे। बलशाली ही जिएगा, अगर बलशाली नहीं होगा तो मरोगे आप। तो आपका जो भाई है वो बलशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बलशाली होगा तो आप कैसे होंगे? तो भाई भाई लड़ो, उसमें से एक बलशाली सिद्ध हो जाओ। तो बलशाली होने के लिए क्या किया जाएगा? तो 3 शक्तियां इकट्ठा करने में लगे हैं, धन बल, जन बल और हथियारों का बल। ये 3 तरह की ताकत हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, चाहे एक परिवार में हो, एक शहर में हो, एक गांव में हो या एक देश में हो। यही 3 इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ, जन इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ, या हथियार इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ। जैसे अभी हमने पूरे दुनिया में इतने एटम बम बना लिए हैं कि इस धरती को 7 बार खत्म किया जा सकता है। एक बार के बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में बना लिया है कि 7 बार इस धरती को खत्म कर सकते हैं। किस लिए? यह सिद्धांत दिया है, बलशाली ही जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम धन बल इकट्ठा करते हैं, जन बल इकट्ठा करते हैं और हथियारों की शक्ति इकट्ठा करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने ये शिक्षा में पढ़ाया हुआ है। इससे क्या होगा? ये आप इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? इकट्ठा करने का मतलब ही संग्रह हुआ। आप इसका संग्रह करेंगे तो शोषण करेंगे, विरोध होगा, संघर्ष होगा, युद्ध होगा, अशांति होगी। ये भी अशांति की तरफ ही ले जाती है। और बोलते हैं जी एजुकेशन तो शांति के लिए है। जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध किस नाम पे हुए हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खून किस नाम पे बहा है? धर्म के नाम पे। जबकि सारे धर्म क्या बोलते हैं? देखिए, कामना के रूप में सब अच्छा है, मानवता ही बोलते हैं। मानव को साथ जीना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लेकिन युद्ध सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे हुए। क्यों?
क्योंकि वहां भी यही काम करता था, बलशाली ही जिएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, इतना ही अंतर है केवल। अब इसको जांचेंगे तो क्या करेंगे, तो जांचेंगे तो इसी प्रस्ताव पे थोड़ा सा बदल के देखेंगे कि जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। इससे क्या बदल जाएगा, तो जीने देना ही जीना है। यानी हम अगर अपने संबंधियों के जीने में मददगार होते हैं तो मेरा जीना स्वतः हो ही जाएगा, अलग से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये करते हैं तो शांति की संभावना बनती है। ऐसे ही तीसरा एक सिद्धांत हमने पढ़ा दिया कि मानव के समस्त सुख का आधार, मानव का समस्त क्रियाकलाप केवल और केवल काम के लिए है। काम यानी इंद्रिय सुख के लिए है, ऐसा लिख के रखे हैं। और जो लोग यहाँ बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, एजुकेशन पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं, पता है उनका नाम जिन्होंने बताया, क्या नाम है उनका? साइको एनालिटिकल थियोरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? किसकी है? फ्रायड की। तो उसमें पढ़ते हैं कि बच्चा जन्म से लेकर और अंत तक इंद्रिय सुख के लिए ही प्रयासरत रहता है। इससे लगता है कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल इंद्रिय सुख के लिए है। ये भी बाकायदे पढ़ाई में है, एजुकेशन में डाला हुआ है। तो कुल मिला के ये तीन, तो इसको तीन भूत बोलते हैं। अब ये जब संग्रह करेगा तो लाभोन्माद में जाएगा, लाभोन्माद में जाएगा। ये हथियार इकट्ठा करेगा, धन इकट्ठा करेगा, जन इकट्ठा करेगा, इसका रोज उपयोग ही नहीं है। भाई धन का कितना उपयोग है? खाने पीने पहनने के लिए। अब आपके पास बहुत ज्यादा है और आपको विवेक नहीं है। हमें नहीं करें बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आपके पास धन बहुत ज्यादा है और आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो क्या करेंगे? उससे दिखाएंगे, चमकाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे, चमकाएंगे, मकान दिखाएंगे, चमकाएंगे, जूता दिखाएंगे, चमकाएंगे। जूता भी दिखाते चमकाते हैं लोग, देखो जी 10,000 का है, 1,00,000 का है। तो हर चीज को दिखाने चमकाने में प्रयोग करेंगे, दूसरे को जलाएंगे। इससे कोई व्यवस्था बनेगी? क्या व्यवस्था बनेगी? तो आपका धन चमकाने के लिए है या सदुपयोग के लिए है? तो अगर समझ नहीं है तो चमकाने में जाएगा। अगर इकट्ठा कर लिया है, हथियार भी इकट्ठा कर लिया, तो क्या करेंगे? रोज तो उसकी जरूरत है नहीं कि इनको मारो उनको मारो, तो क्या करेंगे? तो फिर शादी विवाह में दे दनादन करेंगे, तो भोग में जाएंगे। इसी को भोग बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज है और हमको उसका उपयोग पता नहीं है तो हम बेमतलब के भोग करते हैं। तो इससे क्या होते हैं? हम भोगोन्माद में जाते हैं। तो ये लाभोन्मादी और कामोन्मादी, भोगोन्मादी शिक्षा देते हैं। ये तीन भूत बोला है इस दर्शन में, इस कंटेंट में। ये तीन भूत हम शिक्षा में बिठा देते हैं कंधे पे हर बच्चे के। और इसको सपोर्ट करने के लिए टीवी में 150 चैनल ये इन्हीं तीन का सपोर्ट करते हैं। फिर हम व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। तो अभी क्या हुआ? हमने एक समीक्षा किया कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो मान के पढ़ा रहे हैं या जान के पढ़ा रहे हैं, इतनी सी बात है। अब सवाल यह है कि यह सब जा किस विधि से रहा है? शिक्षा विधि से। इसमें कितने लोग शिक्षा से जुड़े हैं? मतलब शिक्षक हैं या शिक्षा में काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी तो शिक्षा से ही जुड़े हैं। कम हाथ उठे हैं, अच्छा ठीक है। तो इसको शुरू यहां से करते हैं कि आदमी के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ जी, आदमी के लिए शिक्षा जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है। तो सवाल यह है क्यों? कुछ लोगों के साथ इस पे बात हुई है, वो थोड़ा अपना धैर्य बनाए रखेंगे। प्रवीण भाई, शिक्षा क्यों शिक्षा दी जाए?
शिक्षा क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ अपने देखते हैं स्कूल कॉलेज किसके लिए खुले हैं? सारे स्कूल कॉलेज किसके लिए खुले हैं? बच्चों के लिए, मतलब मानव के लिए। और गाय भैंस के लिए नहीं खुला है। तो अगर मानव के लिए खुला है तो उसके पीछे का कारण क्या है? मानव को ही शिक्षा की आवश्यकता है, तो शिक्षा की आवश्यकता है तो क्यों है? जी, नियति बोल रहे हैं कुछ? नहीं, चलिए। शिक्षा क्यों? शिक्षा मतलब, अच्छा यहां थोड़ा सा ये भी दिक्कत है, शिक्षण लिखे ना, शिक्षा को शायद यहां पनिशमेंट बोलते हैं ना, तुमको शिक्षा देना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं यहाँ। लेकिन अब पकड़, ठीक है, मतलब अब शिक्षा बोल रहे हैं तो एजुकेशन को बोल रहे हैं। वाई एजुकेशन? जी, बेहतर जीवन के लिए। और हाँ जी, चीजों को समझने के लिए। जी, फाइनल गोल तो पैसा कमाना रहता है। पैसा कमाने के लिए, ठीक है, जो है उसको वैसा ही बोला जाए, ये कोई गलत थोड़ी है पैसा कमाना। हाँ, पैसा कमाना गलत नहीं है। और जी, ऑन नहीं है क्या? माइक ऑन नहीं है। नहीं, सुनाई मुझे नहीं दिया। आप बताएंगे इसका मतलब? अच्छा, हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं आप जी। अच्छा, शिक्षा देने के लिए, ठीक है। हाँ, चालू। और जीवन को संतुलित करने के लिए, जीवन को संतुलित करने के लिए, संतुलित लाइफ करने को के लिए। बैलेंस करने के लिए। हाँ, हाँ जी, हाथ उठाइएगा। हाँ, गणतांत्रिक, जी, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि देखिए यहां इस सभा में बैठे हुए, एक बार इसको स्पष्ट कर दें कि प्रश्न क्यों आया, ये भी तो पता चले। इस सभा में बैठे हुए सभी लोग पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा है कि नहीं है? तो जो पढ़ाई कर चुके हैं उनको पता है क्यों पढ़े हैं, और जो कर रहे हैं उनको पता है क्यों पढ़े। इसलिए बच्चों से भी क्वेश्चन है कि आप क्यों पढ़ रहे हो? आर्या, आप क्यों पढ़ रही हो? कुछ बनने के लिए। देखिए ये असली उत्तर आते हैं, कुछ बनने के लिए। हाँ, सही और गलत पहचानने के लिए, बताने के लिए। अरे पहले तो आपके लिए शिक्षा है, हम तो बताने के लिए शिक्षा ज्यादा ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है, सही और गलत की पहचान के लिए, वो हम पहचाने या बच्चे पहचाने, ठीक है। अभी इसका जो आर्या ने यहां बोला था, इनसे अगला प्रश्न है, कुछ बनने के लिए का मतलब क्या हुआ? क्या बनने के लिए? डॉक्टर। आप डॉक्टर तो सीधे बोलो ना, हम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बढ़िया,
और कोई बच्चे बोले, आप बोलिए। पढ़ते हैं आप? आपका क्या नाम है? अनिल? अच्छा, मैंने सुनाई नहीं दे रहा। मैं, आप पढ़ते हैं? माइक है यहाँ, माइक दे दो। आप पढ़ते हैं? यस। किस क्लास में? सेकंड। सेकंड में। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? मम्मी को घर पे काम कर ले इसलिए आपको स्कूल भेज देती है, या मम्मी को ज्यादा तंग करते हैं इसलिए स्कूल भेज देती है? कि आपको पता है कि आप क्यों पढ़ने जाते हो? हाँ, मम्मी से मत पूछो, आप बताओ। डॉक्टर। डॉक्टर? सब डॉक्टर ही बनेंगे। चलो, और आप माइक लिए थे, बताइए। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। क्यों पढ़ते हो? कुछ बनना है आगे जाके। कुछ क्या बनना है? आप अपने लिए क्या तय किए हो? मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना। देखिए, 2 पद तो निकल के आ गए, डॉक्टर और इंजीनियर। अब इसमें से अगला ही प्रश्न, मतलब इसी में से अभी आगे और, हाँ असुरक्षा से निकलने के लिए, ठीक है। असुरक्षा से निकलने के लिए, ठीक है। अभी देखो, जब भी कोई प्रश्न पूछेगा उसके बाद अगला प्रश्न आर्या से आ जाएगा। आर्या, हमारी तरफ ध्यान दो थोड़ा। अब तो फंसी गई हो, मम्मी लाके बिठा दी। बताओ, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? माइक ले लो, हम थोड़ा आपसे संवाद कर लें। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? समाज की सेवा करने। समाज की सेवा के लिए। उससे क्या होगा? समाज की सेवा करके क्यों समाज सेवा आप करना चाहती हो? मतलब आप समाज सेवा नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? कोई दूसरा करेगा। लेकिन आप क्यों समाज सेवा के लिए डॉक्टर बनना चाहती हो? बताओ, ध्यान कभी गया है? हाँ, आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? देखिए, खुल के बताओ ना, मतलब उसमें कोई संकोच नहीं है, एकदम खुली सभा है। आप क्यों इंजीनियर बनना चाहते हो? मुझे इंजीनियर में इंटरेस्ट है। और हाँ, और वो जो ऊंची ऊंची वो बिल्डिंग और उसमें वो काम करते हैं ना, हाँ। उसमें मुझे वो करते हैं ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि वो काम आपको अच्छा लगता है? हाँ। मतलब आप इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है। ऐसे ही जब बच्चों से हम लोगों ने बात किया, 1 मिनट भैया बस, दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में तो बच्चे ऐसे ही बोलते थे। हैप्पीनेस करिकुलम निकल के कहाँ से आया? यहीं से आया। बच्चे पूछते थे, बच्चों से हम पूछते थे, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो देखिए, दिल्ली में बच्चे थोड़े ज़्यादा ही खुले हुए हैं। वो धड़ाधड़ बोल देते हैं। बोले जी देखिए, पैसा कमाने के लिए हम बनना चाहते हैं। या ऐसे बोल देंगे कि हम इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं, डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि डॉक्टरी में ज़्यादा पैसा है। तो हमने कहा कि ये आपको विचार क्यों आया? तो फिर बोले कि मेरी मम्मी पापा बोले इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो हमने कहा जब आप बन जाओगे डॉक्टर तो मम्मी पापा मतलब क्या हो जाएगा? तो बोले मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। तो हमने कहा मम्मी पापा खुश हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो बोले हम खुश हो जाएंगे। तो हमने कहा इसका मतलब आप अपनी खुशी के लिए बनना चाहते हो। लास्ट में क्या निकल के आया? अपनी खुशी के लिए। तो ऐसे बच्चों से बात करते निकल के आता। हाँ भैया जी, पद और प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा क्या होता है? प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान ना।
तो पढ़े लिखे होने से एक सम्मान आता है, किसी पद पे जाते हैं तो उससे सम्मान जुड़ता है, ठीक है। और कोई? शिक्षा क्यों है? व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए। व्यवस्था क्या होती है? चलिए इतने से आगे बढ़े। और कोई? कि आगे बढ़े, इससे बढ़े? हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी हाथ खड़ा करिए। हाँ, जीवन की जरूरियात पूरी करने के लिए। जीवन की जरूरतों को पूरी करने के लिए। देखिए इसीलिए शुरू में लिख दिया था ये पूरा कार्यक्रम संवाद का है, यानी आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। मतलब ये प्रवचन नहीं है, लेक्चर नहीं है, भाषण नहीं है, स्पीच नहीं है। इतने से लेके बढ़े आगे। चलिए, तो अभी मैंने पहले कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो या तो पढ़ लिख चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं। यही दो तरह के लोग बैठे हैं। और हम बोल रहे हैं कि शिक्षा हमको इसलिए चाहिए। तो अभी देखें, अभी तो चूंकि समाज मिक्स ग्रुप है तो इस तरह की बातें आई। जब शिक्षक होते हैं तो केवल आदर्श वाली बातें आती हैं, इसमें सारी बातें लगभग मिक्स आई हैं। तो अभी हम देखें इनमें से कितनी चीजें हमको शिक्षा से मिल पाई हैं। शिक्षा से पद मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, सम्मान मिलता है शिक्षा से। हम जो शिक्षा ले रहे हैं उससे कोई पद मिल जाएगा, लेकिन उस पद पे होने से सम्मान मिलता है। ऐसे ही जोड़िए, जितने लोग हमारे आसपास हैं अधिकतर लोग शिक्षित हैं कि नहीं हैं? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, मोहल्ले में, शहर में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? हैं। तो पहले पॉइंट पे आइए, क्या उनका जीवन बेहतर हो गया है? जैसे जीवन बेहतर दो तरह का होता है। एक तो उनके पास जरूरी सुविधाएं हो गई हैं, दूसरा वो बढ़िया से जी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यही होगा ना भाई, सुविधाएं हो गई हैं और हम ठीक से जीते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो जितने लोग हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, शहर में, गांव में हो गए हैं, उनका जीवन बेहतर हो गया है पढ़े लिखे होने से, पहला। फिर दूसरा, चीजों को क्या हम समझ गए हैं। तीसरा, क्या पढ़ाई से पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर है तो सबके लिए होना चाहिए ना, जितने लोग पढ़ लिए सब पैसा कमाने लगने चाहिए। लेकिन पता चलता है कि पैसा कमाने का पढ़ाई से संबंध ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, लेकिन पैसा पढ़े वालों से बहुत ज्यादा कमाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ डाइट में एक लेक्चरर हैं, लेक्चरर मतलब एमएड किए, पीएचडी किए और लेक्चरर हो गए, और वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं टीचर्स। तो बताते हैं, एक बच्चा हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गया था, तो मैं एक दिन, पुरानी वैगनार गाड़ी उनके थी, उससे वो जा रहे थे, तो वो बच्चा कहीं खड़ा था महिंद्रा शोरूम के सामने, तो देख गया, अरे सर आइए, तो गए। वो खुद अपना शेयर कर रहे थे, तो उतर गए, बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देखिए गाड़ी ले रहा हूँ। तो उस समय बताते हैं कि वो स्कॉर्पियो वगैरह बड़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती थी, अब तो आगे बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। तो बोले वो लड़का 12th के बाद डीएलएड किया, उसके बाद नौकरी नहीं किया, ठेकेदारी वगैरह में चला गया, उसको समझ भी ज़्यादा नहीं थी। और भैया जैसे ही वो हमको गाड़ी दिखाया, चमकाते हुए, चमक रही थी गाड़ी, हमको अपनी वैगनार देख के हमको रुलाई आ रही थी। क्या है ये? पीएचडी है। और वो क्या है? 12th पास करके डीएलएड करके नौकरी नहीं किया, किसी धंधे में चला गया। तो अब क्या बताया जाए, इनकी पीएचडी बेकार हो रही थी वहां। क्यों? क्योंकि पीएचडी किससे जुड़ गई? पैसा आया तो पीएचडी का मतलब, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से एक एक चीज को देख सकते हैं हम। अब एक एक चीज को नहीं देखने जाएंगे, लेकिन कुल मिला के जितनी बातें हम करते हैं उसमें से अधिकतर बातें मेरे लिए शिक्षा से कामना हमने की है। तो अभी तक हमने कामना ज्यादा की है,
लेकिन प्रयास उस तरह का नहीं किया है या वो उपलब्धि हमको नहीं हुई है। इसको और ऐसे समझते हैं कि जैसे एक यहाँ शब्द इन्होंने लाया आशीष जी ने कि व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए, तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखते हैं कि धरती पर क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो पदार्थ हैं जिनको मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल मतलब जिसको नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बोलते हो आप लोग, पढ़ते हैं ना लिविंग नॉन लिविंग, तो जिसको निर्जीव बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं, उनको हम पदार्थ बोल रहे हैं। ये धरती पे हैं कि नहीं है? यही देखो बहुत सारे हैं। फिर दूसरा है पेड़ पौधे होते हैं, तीसरा पशु पक्षी होते हैं, और चौथा मानव होता है। ये चार तरह की चीजें हमारे आसपास दिखती हैं, इस कमरे में भी दिखेंगे। जीव जंतु तो यहाँ नहीं दिखेंगे, पशु पक्षी हो सकता बाहर हो, निकलेंगे तो चिड़िया उड़िया उड़ती दिख जाएगी। पेड़ पौधे दिख ही रहे हैं बाहर, आदमी यहाँ दिख ही रहे हैं, और निर्जीव पदार्थ भी ये सब दिख ही रहा है। बोतल, कुर्सी, माइक, ये छत और ये गद्दे चद्दर सब निर्जीव है, ये दिख ही रहे हैं। ये सब है उपलब्ध, ठीक है। अब आप बताइए कि जो पदार्थ दिखते हैं इनका आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? आचरण मतलब कि जैसा हमने इसको समझा है वैसे ही ये रहते हैं कि इनमें बदलाव हो जाता है। जैसे इस छत में हमने सरिया लगाया हुआ है, तो क्यों सरिया लगाया है? क्योंकि हमको पता है कि ये तान के रखेगा, ये ढीला नहीं होगा, तान के रखेगा, इसीलिए हम इसको लगाए हैं। अगर ये भी दिवाली की छुट्टी मनाते रहते तब क्या होता? अगर सरिया का भी मन होता कि दिवाली की छुट्टी मना लो तो क्या होता? तो हम इसके छत बनाते ही नहीं, या इसके नीचे हम बैठते ही नहीं दिवाली की छुट्टी में। तो हम इसको हमको क्या लग रहा है, ये नहीं छोड़ेगा, नहीं छुट्टी मनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका निश्चितता है, इसके आचरण की निश्चितता है। ऐसे ही पानी है, मिट्टी है, हवा है, लोहा है, जो भी चीजें हैं, सीमेंट हम इसमें क्यों लगाते हैं? क्योंकि पता है वो पकड़ के रखता है। अगर उसका भी मूड चेंज हो जाता तो नहीं लगाते। तो कुल मिलाकर के निश्चितता है, आचरण की निश्चितता है। इसीलिए पदार्थ पे हमको ज्यादा विश्वास भी है। दूसरा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के आचरण की निश्चितता है कि नहीं है? कैसे? माइक में, धन्यवाद। कोई भी पौधे का अगर हम बीज लगाते हैं तो वही पौधा उगेगा, और वो अपना जो भी गुण है वो उसमें बनाए रखता है। जैसे नीम हो, वो कड़वा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, तो वो अपना नीम कभी वो मीठा नहीं हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने साथ ही रहता है। हाँ, जब तक आदमी उसमें कुछ क्रिएटिविटी ना लगा दे। आदमी तो नीम को भी मीठा बना सकता है, उसके बीज में ऐसा छेड़छाड़ कर देगा। तो कुल मिलाकर के नेचुरली अगर देखेंगे तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका आचरण निश्चित है। जैसे मेरे बाबा और मेरे बाबा के बाबा और उनके भी बाबा के जमाने से ही आम का पौधा अगर लगाए हैं तो उसमें आम का पौधा अगर लगाए हैं तो उसमें एक समय में आम का फल आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। वो 200-400 साल पहले भी आम के पौधे में आम का फल आता था, आज भी आम के पौधे में आम का ही फल आता है। ऐसा नहीं है कि जी जमाना बदल गया है, अब तो आदमी आम नहीं खाता है, फ्रूटी पीता है, तो अब आम के फल के जगह सीधे फ्रूटी लग के आ जाए। ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब पेड़ पौधे अपनी निश्चितता के साथ हैं, इसीलिए हम उनका उपयोग कर पाते हैं। अगर उनमें निश्चितता ना हो, अब पता चला आम का पौधा लगा के आया और उसमें अमरूद आ गया, तो कल कौन आम लगाने जाएगा? पता नहीं, कल तीसरे दिन उसमें संतरा आ जाए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम उसका बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए आम लगा रहे हैं, संतरा लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, अनार लगा रहे हैं,
टमाटर लगा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इसमें टमाटर ही आना है। बढ़िया, हाँ जी बढ़िया। ऐसे ही जो पशु पक्षी हैं इनके निश्चित है कि नहीं है? इनका भी आचरण निश्चित है। जैसे गाय 200-400 साल पहले भी दूध देती थी, आज भी दूध ही देती है। अब आज थोड़ी पनीर देती है क्योंकि पनीर खाते हो आप, तो गाय भी सोचेगी इनको मेहनत करना पड़ता है, सीधे पनीर ही दे दो। ऐसा नहीं करती वो। तो हम गाय पालते इसीलिए हैं कि वो दूध दे। अच्छा, अगर दूध नहीं दिया उसने तो क्या करेंगे? गाय हम पाले और उसको बच्चा भी हुआ लेकिन वो दूध नहीं दे रही है, तो क्या कहते हैं? इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको कोई बीमारी है। जैसे पौधे के बारे में, हमने टमाटर का पौधा लगाया, अब टमाटर बड़ा हुआ, उसमें फूल भी आए, फल आया ही नहीं, तो क्या बोलते हैं? हटाओ, इसका बीज खराब है, कुछ इसको बीमारी लग रही है, यहाँ के वातावरण में ठीक नहीं है। यानी हम ये बोलते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई बीमारी है, क्योंकि निश्चितता हम चाह रहे थे, निश्चितता हुआ नहीं। तो ऐसे ही पशु पक्षी के आचरण के बारे में निश्चितता है, तभी हम, अच्छा, जिनके आचरण के बारे में निश्चितता हम पकड़ लिए हैं उनको अपने करीब रखते हैं, जिनके आचरण को अभी नहीं पहचान पाए उनको अपने करीब नहीं ला पाए। ठीक है? तो पदार्थ का आचरण, पेड़ पौधों का आचरण, पशु पक्षी का आचरण निश्चित है। मानव का आचरण मानव का आचरण निश्चित है, निश्चित है। अब अपने बारे में धीमे बोलेंगे अपनी बारी आई तो धीमे बोलेंगे। मानव का आचरण निश्चित है? नहीं है। कब वो शेर बन जाएगा, कब बकरी बन जाएगा, पता ही नहीं है। तो बॉस के सामने बकरी और अपने अंडर वाले के सामने शेर। बाहर शेर बना घूमता है, पद के साथ, रूप के साथ, धन के साथ, बल के साथ, और जैसे ही घर के चौखट में घुसता है क्या होता है दीदी? बकरी बनना पड़ता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं बकरी बन जाते, लेकिन आदमी ऐसी एक प्रजाति है धरती की जिसका मूड देख के बात करना पड़ता है। अच्छा जी कैसा है, देखना जरा पापा का मूड कैसा है मतलब कुछ बात कर सकते हैं कि नहीं? पापा भी बोलते हैं देखना जरा मम्मी का मूड कैसा है। तो आदमी के आचरण का पता नहीं है, जबकि आदमी के अलावा बाकी इकाइयों का आचरण पता है, निश्चित है। पता है का मतलब निश्चित है। बकरी हम पालते हैं, पता है किस लिए पाल रहे हैं। गाय पालते हैं, पता किस लिए पाल रहे हैं। सब्जी उगाते हैं, पता किस लिए उगा रहे हैं। लेकिन आदमी, जैसे भैया बोले थे कि आदमी का प्रयोजन धरती पे अब तक पता नहीं चला है, वो क्यों है धरती पे। तो उसका मतलब ही यही है कि आचरण की निश्चितता यहां पर नहीं है। अगली बात, पदार्थ का आचरण निश्चित है। कैसे? तो बोलते हैं परिणाम पूर्वक। परिणाम पूर्वक इनका आचरण निश्चित है। परिणाम पूर्वक मतलब, उसका एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, आपको पता है, पढ़े होंगे। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाती है, जलने में सहयोग करती है। तो अगर हाइड्रोजन को अलग देखेंगे तो जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन को अलग से देखेंगे तो जलाने वाली गैस है, और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल गए तो क्या बन गया? पानी। ये क्या हो गया? बुझाने वाला बन गया। तो क्या चीज बदलाव हो गया? एक परिणाम आ गया अलग, तो उसका आचरण अलग हो गया। हाइड्रोजन अलग था तो एक आचरण था, ऑक्सीजन अलग था तो एक आचरण था, और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिले। 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, ये मिला तो इसका आचरण अलग हो गया, इन दोनों के आचरण से भिन्न हो गया। इसी को रासायनिक परिवर्तन बोला है, केमिकल चेंज। तो क्या हो गया? परिणाम विधि से इनका आचरण निश्चित होता है। क्या परिणाम आया है?
हाइड्रोजन को देखेंगे तो अलग परिणाम है, मतलब अलग आचरण है। ऑक्सीजन को देखेंगे अलग आचरण है, क्योंकि अलग परिणाम है ये। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके एक अलग परिणाम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर एक अलग परिणाम है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक अलग परिणाम है। तो इसके अनुसार तो इनका पदार्थ का आचरण हमेशा परिणाम के अनुसार निश्चित होता है। कितनी बढ़िया बात है कि जलने वाला जलाने वाला मिलकर बुझाने वाला हो गया आदमी में ऐसा हो जाए। फिर पेड़ पौधों का आचरण कैसे निश्चित है? पेड़ पौधों का आचरण की निश्चितता कहां है, सुनिश्चितता कहां है? हैं? समय के साथ। और हाँ जी, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए वो तो निश्चितता तो दूसरों को ही फायदा करती है, अपने के भी करती है। लेकिन इनका आचरण के निश्चित होने का आधार क्या है? जैसे पदार्थ के आचरण निश्चित होने का आधार है परिणाम, कि कौन सा परिणाम आया। सोडियम अलग परिणाम के साथ है, क्लोरीन अलग परिणाम के साथ है, और दोनों मिलकर नमक बन गए, सोडियम क्लोराइड, तो अलग परिणाम आ गया, तो उनका आचरण अलग हो गया। तो ऐसे ही पेड़ पौधों का आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? हाँ जी, है? नहीं, मानव का तो अभी पूछ ही नहीं रहे हैं, अभी तो पेड़ पौधों के आचरण के पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है, आप लोगों ने बताया है। तो इनके आचरण की निश्चितता का आधार कहां है? जी, सदियों से चला आ रहा है। और बढ़िया, बीज विधि से। आपका शिविर हुआ पहले? सोम भैया का सुना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसा बीज है वैसा आचरण आएगा। जैसे बोल रही थी, नीम लगाएंगे तो पूरा आचरण कैसा होगा उसका? नीम जैसा होगा। आम लगाएंगे, आम का बीज डालेंगे तो उससे जो झाड़ निकलेगी, जो पेड़ पौधा बनेगा, वो उस बीज के अनुसार ही उसका आचरण होगा। बीज से बदल गया तो हमको चिंता हो जाती है, अरे ये क्या हो गया। तो इनके आचरण की निश्चितता का आधार बीज है, बीज के अनुसार इनका आचरण निश्चित है। और पशु पक्षी का पशु पक्षी का जैसे गौरैया घोंसला बनाती है, तो जैसा घोंसला 100-200 साल बनाती थी, आज भी वैसा ही बनाती है। गाय का बच्चा गाय के आचरण जैसा ही आचरण करता है। शेर का बच्चा शेर के जैसा आचरण करता है। तो आधार क्या है? इनका तो कोई स्कूल नहीं है, आधार क्या है? इनके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? हाँ, वंश के आधार पे। जैसे वंश में वे पैदा हुए हैं, शेर का बच्चा अगर गाय जैसा आचरण करेगा तो हमको शंका हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया इसको, क्योंकि तो शेर के वंश का है। तो क्या पता चला? पदार्थ का आचरण परिणाम विधि से निश्चित है। पहले हमने क्या बात किया कि पदार्थ का, पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का आचरण निश्चित है। ये पहले हमने सेट किया, एक प्रस्ताव रूप में रखा, आपने कहा भी, वो हम देख भी सकते हैं। फिर क्या हुआ कि पदार्थ का आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? तो परिणाम है। फिर बोले कि पेड़ पौधों के आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? बीज है। पशु पक्षी के आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? वंश है। मानव का आचरण निश्चित हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि परिणाम, बीज और वंश का उस पर असर नहीं पड़ता। किस वंश में पैदा हुआ है उससे उसके आचरण पर असर नहीं पड़ता। तो एक पहलवान का बच्चा पहलवान होगा जरूरी नहीं है, एक विद्वान का बच्चा विद्वान होगा जरूरी नहीं है, एक शराबी का बच्चा शराबी होगा कोई जरूरी नहीं है, और एक बिल्कुल ही शराब जो नहीं पीता, शराब को हाथ नहीं लगाई है, सात्विक जीवन जिया है, सादा खाना खाया है, उसका उपदेश भी जिंदगी भर दिया है, लेकिन उसकी संतान शराबी हो सकती है।
इसका मतलब वंश का असर नहीं पड़ रहा ना। शाकाहारी मानव का बच्चा मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी मानव का बच्चा शाकाहारी हो सकता है। तो मतलब किसी भी मामले में देखेंगे तो वंश का असर नहीं पड़ता। इसका मतलब मानव का आचरण के निश्चितता का आधार ये तीनों नहीं है। तो मानव के आचरण के निश्चितता का आधार क्या है? हाँ जी, थोड़ा रुक के। मानव की, हाँ जी, हाँ, शिक्षा। आप भी यही कह रहे थे, शिक्षा संस्कार दोनों जोड़ देते हैं। तो शिक्षा और संस्कार में अंतर क्या है? शिक्षा संस्कार एक ही चीज है या अलग अलग है? शिक्षा और संस्कार एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो दोनों में अंतर क्या है? मतलब आपको कुछ लग रहा है ना, बोलिए। जी भैया। हाँ, शिक्षा दी जाती है, संस्कार अपने आप आता है। तो आया क्यों नहीं अपने आप आज तक? अब हमारे तरफ लोग संस्कारित ज्यादा हैं या असंस्कारित ज्यादा हो रहे हैं? चलिए, बढ़िया है। वैसे यही अभी मान्यता चल रही है कि संस्कार टेकन फॉर ग्रांटेड है। हाँ जी, देखिए दौड़ना ज्यादा पड़ेगा हिमांशु भाई। कुछ एक आध माइक इधर। बोनी, बोनी भाई कहाँ है? अच्छा, कुछ माइक। हाँ, शिक्षा वाले ज्यादातर भ्रष्टाचार करते हैं और ज्यादातर स्कैंडल करते हैं, और संस्कारी जो होते हैं, सपोज एग्जांपल है, कोई लॉयर है, अगर वो पढ़ा लिखा है, शिक्षा वाला है, लेकिन हो सकता है वो ज्यादा भ्रष्टाचारी हो सकता है, लेकिन उसके माँ बाप ने जो संस्कार किए होंगे तो संस्कारी, संस्कार अलग और शिक्षा दोनों अलग अलग है। तो शिक्षा स्कूल में मिलती है, संस्कार घर में। तब तो वंश के आधार पे हो गया ना, वो वंश के अनुसार होता है नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सबकी कम्युनिटी अलग अलग, सब अलग अलग संस्कार देते हैं सर। अगर शिक्षा एक समान होती है तो सारे के सारे अच्छे लोग होते तो मानव हर कम्युनिटी का बिगड़ा हुआ है या कुछ ही कम्युनिटी का बिगड़ा हुआ है? हैं, हर कम्युनिटी का किया हुआ है। फिर संस्कार कहीं नहीं हुआ ना, इसका मतलब। चलिए, बढ़िया है। वैसे अभी तो यही चल रहा है, ठीक है। और जैसे एक इसके पहले का क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसमें साइंस पढ़े होंगे, हाथ खड़ा करिए। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। संस्कार का आधार शिक्षा ही है, ठीक है। जैसे अब शिक्षा संस्कार में अंतर को समझने का एक प्रश्न और करते हैं कि हमने पढ़ा होगा साइंस में फोर्स एंड पावर, बल और शक्ति। तो बल और शक्ति में क्या अंतर है? कोई भी जो, मतलब सभी पढ़े होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, या सबका ध्यान उस पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहे होंगे उनको ध्यान होगा। एक होता है बल, फोर्स, और एक होती शक्ति, पावर। उन दोनों में क्या अंतर है? शक्ति का जो परिणाम है वो बल। अच्छा, बढ़िया। थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। बल का परिणाम शक्ति है। बल एक्चुअली स्थिति है। आप बलशाली हैं, ये आपके पावर से पता चलता है। जैसे हम पावर को मापते हैं, पावर को मापते हैं तो हम बल जो है बल नहीं दिखता, शक्ति दिखती है। तो ऐसे ही जो शिक्षा और संस्कार को जोड़ेंगे तो शिक्षा स्थिति है, संस्कार उसकी गति है। हम संस्कारित नहीं हैं, ठीक से संस्कार नहीं हुआ, मतलब संस्कारित नहीं है, इसका मतलब हमारी शिक्षा ठीक से नहीं हुई। तो जो बोल रहे हैं मानव कैसे आचरण निश्चित होगा? शिक्षा और संस्कार पूर्वक। तो इसमें जो मूल वस्तु है वो शिक्षा है,
शिक्षा पूर्वक आचरण मानव का निश्चित होगा। इसीलिए मानव ने पहले से इस बात को पहचाना हुआ है, तभी मानव की सभ्यता के बाद जैसे ही मानव को थोड़ी समझ आई, तभी से मानव के शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। गुरुकुल था और चीजें थी, बाद में स्कूल आ गया, कॉलेज, ये मानव के लिए ही है। इसका मतलब हमको तो ये पता है कि मानव का आचरण शिक्षा पूर्वक ही निश्चित होगा, लेकिन हमने इसको जोड़ दिया केवल रोजी रोजगार से। और जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा जोड़ दिया कि संस्कार तो घर में आएगा। जैसे सोम भैया एक बड़ी अच्छी घटना बताते हैं, बोलते हैं उनके चाचा जी जो हैं वो एक उनके पिताजी का चचेरे भाई, देखिए घर में क्या है, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ लोग ही ज्यादा दृष्टि अपना रखते हैं। तो उनके जो चाचा जी थे वो सब बच्चे पढ़ लें इसका बहुत चिंता करते थे। तो कुछ बच्चों को दिल्ली में रखे, कुछ को, इनके सोम भाई के पिताजी पंजाब रहते थे वहां भेज दिए, भाई इनको पढ़ाओ। किसी को केमिस्ट्री का ट्यूशन लगाए, फिजिक्स का लगाए, मैथ्स का लगाए, कॉमर्स, जो जिसको पढ़ना था उसका ट्यूशन लगाए। और सब बच्चों को पढ़ने के प्रति उनकी दृष्टि थी कि सब पढ़ लें। तो सारे बच्चे अपना पढ़ पढ़ के बड़े हो गए, अपना शादी विवाह हो गया, सब अपने अपने किसी पद पे, किसी नौकरी में और किसी व्यवसाय में चले गए। तो बताते हैं एक बार शादी में सभी इकट्ठा, शादी में ही तभी इकट्ठा होते हैं हम लोग, अभी तो अगर शादी ना हो तो इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। तो शादी में सब इकट्ठा हुए। तो आजकल शादियों में जो होस्ट होता है उसके पास ज्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि सारा काम तो इवेंट मैनेजर को दिया रहता है, तो वो खाली ही बैठे रहते हैं। तो ये भी अच्छी बात है भाई, खाली बैठे तो कुछ बात करें। तो बोले हम लोग ऐसे ही सारे बैठे थे, तो चाचा जी जो है वो थोड़े दुखी थे। बोलते देखो जी हमने इतना प्रयास किया और इतना पढ़ाया लिखाया सबको और बहुत मेहनत किया, और सब जो है अच्छी अच्छी नौकरी में, पद पे पहुंच गए, व्यवसाय में पहुंच गए, पैसा कमा रहे, लेकिन इनमें आपस में प्यार नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? प्यार नहीं है। तो सोम भाई ने कहा कि इनमें आपस में प्यार हो जाए इसके लिए आपने कौन सा ट्यूशन लगाया था? आपस में प्यार रहे इसके लिए आपने कौन सा ट्यूशन लगाया था? बोले अरे ये तो होता है, इसको क्या, ये तो होता है। तो हमने संस्कार को क्या मान लिया कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब आ ही जाएगा। लेकिन किससे आएगा? जो घर में जी रहे हैं उनके से आएगा। और घर में ऐसे जीते हुए लोग है नहीं। जैसे हम लोग पूछते हैं दिल्ली में, यहाँ का पता नहीं, गुजरात में अच्छे लोग हैं, बच्चे ज्यादा घर में लड़ते हैं या बड़े लड़ते हैं? भाई दिल्ली वाले तो ही बोलते हैं बड़े लड़ते हैं, गुजरात का नहीं पता है। घर में झगड़ा बच्चे ज्यादा करते हैं या बड़े करते हैं? नहीं बोलोगी? तो कुल मिलाकर के जब बड़ों को तालमेल पूर्वक जीना नहीं आ रहा है तो वो कैसे नीचे जाएगा, बच्चों में कैसे जाएगा? क्योंकि बच्चे तो सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? अनुकरण और अनुसरण से सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए कि बच्चे सबसे ज्यादा अनुकरण अनुसरण से सीखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताइए। अनुकरण अनुसरण समझ बन, ये शब्द आपके गुजराती में चलता है ना? तो हम बोल रहे हैं कि बच्चे अनुकरण अनुसरण से ही ज्यादा सीखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताइए जो कि एकदम फिट बैठ जाए। चलना, बैठना, दौड़ना। हाँ, और बोली उसकी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है भाषा। जो भाषा बच्चा अपने परिवार में बिना कुछ प्रयास के सीख लेता है, वो बिना व्याकरण की त्रुटि के, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के सही बोलता है। दूसरी भाषा सिखाने के लिए आपको एड़ी चोटी लगानी पड़ती, फिर भी उसको उतना विश्वास नहीं आता। तो बच्चा तो अनुकरण अनुसरण से सीखता है। तो अगर परिवार में परंपरा है संस्कार की तो बच्चा सीखेगा। अब परिवार में परंपरा ही नहीं है, परिवार में लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद चल रहा है और 150 चैनल चल रहे हैं। उस चैनल में जो प्रचार आ रहा है, भाग के दौड़ के बाजार से खरीद के ला रहे हैं। अभी अपने हमने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। जो ये कह रहे हैं ना कि यहां ये कह रहे थे कि इसको व्यवहार में कैसे लाएं, हमारी खुशियां दूसरों पे निर्भर हैं।
कोई बोला था, हमारी खुशियां दूसरों पे निर्भर हो गई। दूसरा अगर चाहेगा तो हम खुश रहेंगे, नहीं चाहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और दूसरा क्यों चाहेगा हम खुश रहें? भाई दूसरे को तो आपको दुखी करने में मजा आता है। तो क्या हो गया, हमने अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। किसके हाथ में? पड़ोसी के हाथ में। उसके घर कोई गाड़ी आई, भाई हमारे पास कोई गाड़ी है जो हमारे लिए ठीक है, मतलब हमको अगर 2-4-10 किलोमीटर जाना है और हमारे पास ऐसी गाड़ी है जो 2-4-10 किलोमीटर ले जा सकती है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, पड़ोसी ने अगर उससे बड़ी गाड़ी ला दिया, हालांकि पड़ोसी लाता भी है कि इनको थोड़ा जलाया जाए, लेकिन अगर उसकी जरूरत है, उसने थोड़ी बड़ी गाड़ी ला दिया, तो हमारी गाड़ी हमको अब काटने दौड़ती है, जबकि हमारी जरूरत से ज्यादा वो है, खड़ी रहती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी। देखिए याद है इनको। तो पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमने अपने जीने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे रखा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा विधि से मेरे में आचरण की निश्चितता नहीं हुई है। शिक्षा विधि से मेरे में आचरण की निश्चितता नहीं हुई है। तो क्या किया जाए शिक्षा का? तो शिक्षा विधि से आचरण को समझा जाता है, संस्कार विधि से उसको जिया जाता है। शिक्षा विधि से आचरण को ही समझा जाता है और संस्कार विधि से जिया जाता है। तो अब शिक्षा की परिभाषा सही निकल के आएगी। शिक्षा क्यों, परिभाषा नहीं, शिक्षा का प्रयोजन। शिक्षा क्यों? मानव के आचरण की निश्चितता के लिए। पेन का कलर बदल दें। शिक्षा क्यों? हरा हला दूर तक दिखता नहीं है। मानव के आचरण की निश्चितता के लिए। तो जब आचरण की निश्चितता होगी तभी वो बेहतर जीवन जी पाएगा, तभी वो चीजों को समझ पाएगा, तो पैसा भी कमाएगा। मतलब आचरण की निश्चितता है तो ऐसा थोड़ी पैसा नहीं कमाएंगे कि आचरण को अनिश्चित रखेंगे तभी कमाएंगे। तो दूसरों को भी शिक्षा दे पाएगा, तभी जीवन को संतुलित रख पाएगा, तभी गणतांत्रिक जीवन जी पाएगा, तभी कुछ बन पाएगा। नहीं तो बन के भी क्या करेगा? अगर आचरण की निश्चितता नहीं हुई है तो डॉक्टर बन के भी क्या करेगा? किडनी बेचेगा। अभी दिल्ली में ह्यूमन ऑर्गन बेचने का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया, कानपुर से लेके दिल्ली तक। आप लोगों को भी खबर आई होगी। और उसमें दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल, मतलब मेरी माताजी को पेट में प्रॉब्लम थी तो कोई बताया कि पीएसआरआई हॉस्पिटल में दिखाइए। पीएसआरआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पुष्पावती सिंघानिया ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो काफी बड़ा हॉस्पिटल है। मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो उसकी 2800 फीस थी। और जब उसने जांच बताया कि वो इंडोस्कोपी होगा और कोलोनोस्कोपी होगा, हमारी माताजी भाग चली वहां से, बोली हम नहीं कराएंगे। उसकी फीस भी 25-26 हजार थी। और उसका ही जो हेड था, अब नाम क्या लेना, अखबार में नाम आया था, वो उसका सरगना निकला। और दिल्ली के काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल अखबार में दे रहा है, उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन पैसा दे करके अपना नाम छपवाने से रुकवा लिए हैं। क्योंकि खबरें तो वही छपेंगे जो चाहेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैंने सुना है कि पहले खबरें छपती थी फिर बिकती थी। अब क्या होता है, पहले खबरें बिक जाती हैं फिर छपती हैं। क्या छपना है, पहले से बिक जाता है। तो वो खबरें ही नहीं आई। अब बताइए वो डॉक्टर कम मेहनत किया होंगे? 15 साल लगता है एक डॉक्टर बनने में। पढ़ाई लिखाई सब मिला करके 15 साल कम से कम लगता है एक डॉक्टर बनने में। बन के भी क्या किया, किडनी बेच रहा है। तो कुछ बन के ही क्या करेगा? तो डाइट में जब हम बच्चों का शिविर लेते हैं, बच्चे मतलब जो डीएलएड ट्रेनी हैं, जो आगे टीचर बनने वाले हैं, तो उनसे पूछते हैं, तो जब ये बात करते हैं कि रूप पद धन बल, ये 4 चीजें आदमी अभी इन्हीं 4 के चक्कर में पड़ा हुआ है। रूप, पद, धन
और बल, इन चारों से ही सम्मान पाने के प्रयास में लगा हुआ है। इन चार में से कोई एक हो या चारों हो तो और बढ़िया है। हाँ, किसी के पास रूप हो, कोई पद पे भी बैठा हो, ताकतवर भी हो और धन भी हो, तो ये चारों हो या इसमें से कोई एक हो तब भी काम चलेगा, सम्मान का प्रयास में लगता है। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो क्या पद नहीं पाना चाहिए, पद पे नहीं जाना चाहिए? तो आपका उत्तर क्या होगा? पा सकते हैं। और कोई? पद पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो किसी पद पे जाना ही चाहिए, मतलब वो पद तो बने ही है, कोई जाएगा। लेकिन मैं उनको बताता हूं कि उस पद पे जाने के बाद तो आप उस पद से सुशोभित होंगे या आपसे वो पद सुशोभित होगा? बताइए। आप उस पद से सुशोभित होते हैं या आप ऐसे बढ़िया आदमी विश्वास से भरे हुए बन गए हैं, आचरण की निश्चितता वाले, कि आपसे वो पद सुशोभित हो जाएगा? कौन वाला अच्छा होगा? सेकंड वाला। लेकिन हम सब पद पे जाना ही इसलिए चाहते हैं कि उसी से हमारी पहचान हो। आदमी पद के साथ कैसे रहता है? जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं, मैं तो बहुत करता हूं, आप लोग भी करते ही होंगे। तो सामने कोई बैठा हुआ है, अच्छा आजकल ये सेकंड एसी, थर्ड एसी, जो पहले हमारे जमाने में स्लीपर बड़ी चीज होती थी, मतलब उसमें रिजर्वेशन मिलना बड़ी चीज होती थी। बोलते थे हम रिजर्वेशन करा के गए हैं। हमारे चाचा वाचा जी पूना में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो बोलते थे देखो मैं तो रिजर्वेशन करा के जाता हूं, मतलब स्लीपर में। एसी तो एक आध डिब्बे होते थे, एसी पहले था नहीं, पहले फर्स्ट क्लास होता था, बाद में एसी जुड़ा। तो बाद में स्लीपर वाले 3 एसी में शिफ्ट हुए, 3 एसी वाले 2 एसी में शिफ्ट हुए, और 2 एसी और फर्स्ट एसी वाले प्लेन में शिफ्ट हो गए। तो उसमें लोग बैठे रहते हैं। अब बैठे हैं तो पहले तो सूटकेस वगैरह 2 बार दिखाएंगे, मतलब बढ़िया वाला है। हम लोग देखते हैं ना लोगों की नाटक नौटंकी। देखिए, एक बार चीजें समझ में आ जाती हैं तो पता चल जाता सामने वाला कर क्या रहा है। तो पहले सूटकेस वगैरह उसको नहीं, धीरे से ऐसे करके दिखाए उखाएंगे, हालात धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है। फिर क्या होगा, आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन अब सीधे बात नहीं करेंगे, तो कोई फोन आएगा तो उसको कुछ डांटेंगे, ठीक है बोल देना उसको, आऊंगा देख लूंगा। उसका दिमाग नहीं ठीक है क्या, बता देना 2-4 बार, बता देना डायरेक्टर साहब का फोन आया था। अब उनका उद्देश्य था हमको बताना कि हम डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के। मतलब आप हमारे साथ बात करिएगा तो उस पद के साथ करिएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसको बताने के चक्कर में होते हैं अपने पद को। मैं जिलाधिकारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं रूप वाला हूं। तो बहुत सारा पद का बोझ लेके हम ढोड़ रहे हैं, क्योंकि आदमी के रूप में हम स्वीकार ही नहीं है किसी को। हमारा जीना इतना गंदा है कि वो स्वीकार ही नहीं होता किसी को, इसलिए पद के साथ हम बताते हैं। मेरे घर में ही मैं स्वीकार नहीं हूं मेरे पद के साथ। तो देखिए, रूप, पद, धन, बल, ये 4 जो है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। इनको लेके कभी घर में मत जाइएगा, चौखट के बाहर रखिएगा। क्योंकि घर के अंदर एकदम नहीं चलते ये, बाहर तो चल जाएंगे, आपको लगेगा भी सम्मान। देखिए, बाहर भी सम्मान कोई करता नहीं है। रूप, पद, धन, बल से लोग सम्मान नहीं करते हैं। रूप, पद, धन, बल के कारण लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको लगेगा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको लेके आप घर में चले गए अपने पद के साथ, धन के साथ, बल के साथ, तो घर में तो एकदम नहीं काम आता है। क्यों कृष्णा भाई? ये घर में नहीं काम आता। अब आपकी परीक्षा तो आपके घर में होनी है, तो समाज का ठप्पा ले आकर के घर में दिखाते हैं, देखो जी मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूं, देखो जी मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, देखो जी मैं डीएम हूं, देखो जी मैं डॉक्टर हूं, देखो मुझे माला पहना के सम्मान किया गया। तो अंदर से क्या आवाज आती है, ठीक है बढ़िया है, कोई बात नहीं, हमको पता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि बाहर का ठप्पा घर में नहीं चलता। बाहर का ठप्पा घर में हमेशा फर्जी घोषित होता है, लेकिन एक बार घर का ठप्पा लग गया वो हर जगह चलता है। तो आपके जीने का, आपके आदमी होने का सर्टिफिकेट आपका परिवार देगा, क्योंकि आपका इंटरेक्शन वहां होता है।
तो एक बार घर का ठप्पा पड़ गया, मतलब आपके शिक्षा संस्कार को स्वीकार कर लिया गया, हर जगह वो चलता है। तो अभी तक जितनी बात किए वो यही किए कि जो शिक्षा, क्यों, तो मानव के आचरण की निश्चितता के लिए शिक्षा, उससे कम में शिक्षा क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। पैसा आ गया लोगों के पास, जितना चाहते थे उससे ज्यादा आ गया, सुविधाएं आ गई, जितना चाहते थे उससे ज्यादा आ गई। भाई आज हर आदमी बड़े से बड़े सम्राट अकबर और जिसका भी नाम ले लीजिए उससे बड़ा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अकबर के पास मोबाइल था, आपके पास है? अकबर के पास पंखा था, एसी था? वो नहीं था। वो 4 आदमी ऐसे पर्दे को ऐसे हिलाते थे तब हवा लगती थी। उनके पास फ्लाइट थी? नहीं थी। तो सुविधा के मामले में हम जितना सोचे उससे ज्यादा पा गए। मतलब एक व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं कि सब पा गए, आप पा गए, आप पा गए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम जब मानव समाज को कहते हैं तो मानव समाज जितनी सुविधा को चाहता था उससे ज्यादा पा गया है। लेकिन शांति, तो 2 चीजें हैं, सुविधा और संबंध। तो अभी हमारे घरों में जो तालमेल नहीं है, जो तनाव होता है हमारे घर में, परिवार में, पड़ोस में, वो सुविधा की कमी के नाते ज्यादा होता है या संबंध की कमी के नाते ज्यादा होता है? बताइए। अभी जो हमारा तालमेल किसी से बिगड़ता है, कलेश होता है घर में, कलेश शब्द चलता है ना यहाँ, जो कलेश होता है, 2 आदमी का साथ में जीना नहीं बन पा रहा है, वो संबंध न समझ में आने के कारण है या सुविधा की कमी उसका कारण है? अगर बात सही है तो जोर से बोलिए। सुविधा की कमी से कलेश होता है। बताइए, सही बात है? तो लोग बोलते हैं जी छोड़ो, कम ही रहेगा लेकिन साथ में रहो, प्यार करो, मतलब ऐसी भाषा चलती है। तो क्या चीज है, आप जांच के देखेंगे तो ज्यादातर हमारा जो कलेश है वो संबंध में कमी के कारण है। एक बढ़िया एसी लगा करके और घर के अंदर उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके और 2 आदमी उसमें बैठे हुए हैं, उनके बीच में 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, शांत ही नहीं हो रहा, टेम्परेचर ही नहीं डाउन हो रहा। अच्छा ठीक है, देख लूंगा, ठीक है मैं भी देख लूंगी, ठीक है तुम अपने तरीके से जियो, ठीक है हम अपने तरीके से जिए। ये क्या है? ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सुविधा है। तो आप जांच के देखेंगे तो ज्यादातर कलेश का कारण संबंध में है, संबंध न समझ के कारण है। सुविधा भी है लेकिन ज्यादातर ये है। लेकिन हमारा जो सुबह से शाम तक का क्वालिटेटिव टाइम है वो सुविधा के लिए है या संबंध के लिए है? सुबह लोग कहते हैं कि सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव टाइम होता है, मतलब उसमें हम ज्यादा कुछ समझ सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारा सुविधा के लिए ज्यादा है या संबंध के लिए है? तो इसलिए सुविधा की उपलब्धि हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? अगर हमने श्रम सारा सुविधा के लिए लगाया है तो सुविधा में उपलब्धि हो गई कि नहीं हो गई? अब जिस क्षेत्र में हमने कुछ लगाया ही नहीं है उसमें कहां से उपलब्धि हो जाएगी? इसलिए इस मामले में हम कंगाल होते जा रहे हैं। भाई संबंध के मामले में कितना संवाद होता है घर में? हाँ जी चाय बन गई है, हाँ जी बन गई है, आके ले जाओ। नाश्ता तैयार है कि नहीं है? हो जाएगा, पहले क्यों नहीं बताए थे? अच्छा, और कल वो नाश्ते में क्या चीज दे दिया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है नाश्ता तो समझ में आता है लेकिन कल गैस नहीं था, इसका होश है आपको? और बच्चे की फीस भी जमा करनी थी, आपको पता है? और बिजली का बिल आया था, दूध वाले का भी पैसा देना है, वो भी ठीक दूध नहीं दे रहा। इतना ही संवाद होता है घर में, संबंध के नाम पे इतना ही बातचीत है। तो उपलब्धि क्या होगी? इसलिए संबंध के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि नहीं हुई। तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उसमें निराश होने की क्या बात है? भाई जिधर हमने टाइम नहीं लगाया उसमें उपलब्धि नहीं हुआ। भाई हम पैसा कमाते रहे, हमने घर बनाने का नहीं सोचा, इसलिए घर नहीं बना। पैसा कमी थोड़ी है,
भाई हमने सोचा ही नहीं घर बनाने का, तब पैसा कमा लिया घर बना लेंगे। तो वैसे ही हमने सुविधा के क्षेत्र में समय लगाया, श्रम लगाया, तो सुविधा में उपलब्धि हो गई। संबंध के क्षेत्र में न समय लगाया न श्रम लगाया तो उपलब्धि नहीं हुई। जब लगा देंगे तो हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसी संभावना है कि नहीं है कि उसमें भी उपलब्धि हो जाएगी? तो मानव शिक्षा में समय लगाता है 20 साल कम से कम। एक मानव 18 से 20 साल शिक्षा सिस्टम में अपने को झोंक देता है। यहां जो लोग बैठे हैं अधिकतर लोग उसमें झोंका के आए हुए हैं या अभी झोंके जा रहे हैं 20 साल। और 20 साल में कम से कम 20 लाख रुपए भी खर्च करते हैं। ये हम करें या सरकार करें, बात वही है। भाई अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसमें भी इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकार का हो रहा है। अगर एक स्कूल में 10 टीचर हैं तो उनकी 10 लाख तनख्वाह है, सरकार उनको दे रही है। दिल्ली में हमने देखा है एक टीचर की सैलरी 1 लाख सवा लाख है, तो 10 लाख दे रही है सैलरी। और बच्चे उसमें 100-200 हैं तो प्रति बच्चे पे सरकार का खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सरकार का धन किसका धन है? भाई सरकार न दुकान चलाती है, न खेती करती है, न फैक्ट्री चलाती है। सरकार के पास कौन सा पैसा है? हमारा आपका पैसा है। तो एक्चुअली 20 साल में एक बच्चे के ऊपर हम 20 लाख लगा देते हैं, और 20 साल बाद जब वो बच्चा शिक्षा से निकल के आता है अविश्वास से भरा हुआ होता है। और जो लोग उसके सामने मॉडल होते हैं वो एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत मुक्त जी के प्रमाणित नहीं हो रहे होते हैं। अभी शिक्षा से उपलब्धि क्या करें? मतलब ये मानव के आचरण की निश्चितता हो तो इससे उपलब्धि क्या होगी? इससे उपलब्धि क्या हो सकती है? हाँ जी भैया, अच्छा घड़ी है यहाँ। उपलब्धि क्या हो सकती है? तो शिक्षित व्यक्ति की उपलब्धि, आप अभी लंच ब्रेक में सोचते रहिएगा। शिक्षित व्यक्ति की उपलब्धि स्वयं में तनाव मुक्त, परिवार क्लेश मुक्त, शिक्षित व्यक्ति जहां पर रह रहे हैं वह समाज भय मुक्त, और प्रकृति संतुलित। यही तो प्रमाण आएगा, और क्या प्रमाण आएगा? शिक्षा का प्रमाण तो यही आएगा ना कि जो शिक्षित है वो तनाव मुक्त रहेगा, शिक्षित परिवार क्लेश मुक्त रहेगा, शिक्षित समाज भय मुक्त रहेगा, और ऐसे समाज का जो उपयोग सदुपयोग है उसके कारण प्रकृति संतुलित रहेगी। तो शिक्षा बढ़ी है और तनाव बढ़ा है, और उल्टा हो गया है, जितने पढ़े लिखे उतने ज्यादा तनाव। जितनी ज्यादा डिग्री, जितनी ज्यादा पढ़ाई, उतनी ज्यादा तनाव। परिवार में कलेश भी बढ़ा है, समाज में भय घटा है कि बढ़ा है? लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार दिन प्रतिदिन समाज में भय बढ़ रहा है। और प्रकृति के संतुलन का क्या हाल है? तो अभी मैं हापुड़ में शिविर ले रहा था, कल दोपहर तक लिया हूं शिविर, और दिल्ली आया तो हापुड़ में भी वही हाल है, दिल्ली में वही हाल है। मेरा गला यहां आके तो ठीक हो गया आपकी कृपा से, गला ही नहीं काम कर रहा था, इतना पोल्यूशन है। तो लोग बोले कि भैया दिल्ली में प्रदूषण से बचने का उपाय क्या, मतलब प्रदूषण से निपटने का उपाय क्या है? तो मैंने कहा कोई उपाय नहीं है। बोले अरे कैसे नहीं होगा? होगा। तभी लोग कह रहे थे जहाज से वहां बारिश करवाएंगे, यही सब उपाय निकाल रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने कहा कोई उपाय नहीं है। बोले क्यों? कोई उपाय होगा। तो हमने कहा धरती पे सबसे ज्यादा क्या है? पूरी धरती पे सबसे ज्यादा पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा पदार्थ, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब ज्यादा हैं। उससे बहुत कम पेड़ पौधे हैं, उससे बहुत कम पशु पक्षी हैं,
और सबसे कम मानव है। इस धरती पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा पदार्थ है, मटेरियल है, उससे बहुत कम पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उससे बहुत कम पशु पक्षी हैं, और सबसे कम मानव है। तो हमने कहा ये रेशियो जहां मेंटेन रहेगा वहां प्रदूषण नहीं रहेगा। इसीलिए गांव में लगभग ये अनुपात मेंटेन है, इसलिए गांव में प्रदूषण नहीं है। अब दिल्ली में जिधर देखो मुंडी मुंडी ही दिखाई देती खाली आदमी की। तो हमारे डिजाइन में ही फॉल्ट है, हमने दिल्ली जैसा डिजाइन ही क्यों सोचा? आदमी की मुंडी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आदमी की मुंडी और गाड़ी, आदमी की मुंडी और गाड़ी। एक सर्वे हुआ कि दिल्ली में जितनी कारें हैं, अगर वो सारी कारें सड़क पे आ जाएं तो दिल्ली की सड़क की लंबाई के अनुसार जो लंबाई तो नाप ही सकते हैं कितनी है, तो एक कार को 3 इंच जगह मिलेगी। अटेगा ही नहीं 3 इंच में, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। इतनी गाड़ियां खरीद के रख लिए और रोज, अच्छा, और फिर गाड़ी नहीं बिक रही तो मंदी आ गई। बोलते मंदी आ गई, इतनी गाड़ियां रख लिया। तो केवल आदमी और गाड़ी, आदमी और गाड़ी। अब आप बोल रहे हो संतुलन हो जाएगा, संभव ही नहीं है। कैसे प्रकृति ठीक हो जाएगी? तो डिजाइन में फॉल्ट है, मॉडल में फॉल्ट है। सबको रोजगार दिल्ली में मिलेगा, सारी सुविधाएं दिल्ली में मिलेंगी, बाकी जगह नहीं मिलेंगी। तो सुविधाएं भी शहर में मिलेंगी, गांव में नहीं मिलेंगी। रोजगार भी शहर में मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा। और गांव के रोजगार को गंदा बता दिया गया। जैसे मुझे बचपन में बताया गया कि पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलोगे। यहां नहीं कहते होंगे, यहां भी कहते हैं। आदमी सब जगह एक ही जैसा है। पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर उठाओगे, ऐसा हमको कहा गया। मैंने घास छिलना, गोबर उठाना गंदा काम बताया गया हमको बचपन से। तो जो गांव में रोजगार है उसको गंदा बता दिए, शहर में रोजगार को अच्छा बता दिए। सब शहर की तरफ चले जाओ, फिर चिल्लाओ प्रदूषण हो गया, फिर कहो इससे निपटो प्रदूषण को। ऐसे हम पागल बने घूम रहे हैं। क्या बने घूम रहे हैं? पागल बने घूम रहे हैं। और जबकि इतने सालों से शिक्षा में काम भी हुआ है और हम पागल बने घूम रहे हैं। बढ़िया? तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। और बढ़िया क्या होगा, लंच के बाद आके चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।